नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। वीएस एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम फिर वीएस एजुकेशन द्वारा आयोजित मध्य प्रदेश की सबसे बड़े टेस्ट सीरीज के एफएलटी का डिस्कशन करने वाले हैं, जो भी हाल ही में लिया गया था वीएस एजुकेशन के द्वारा। इस एफएलटी में हम सारे बातों को जानेंगे, सारे क्वेश्चंस को डिटेल में समझेंगे और हर क्वेश्चन के इर्द गिर्द जितनी बातें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है उन सारी बातों पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। इस पेपर को तैयार किया है आरंभ एकेडमी के द्वारा और आरंभ एकेडमी में सर सौरभ गंधर सर हैं जो डीसी हैं, उन्होंने इस पेपर को तैयार किया है। तो देखते हैं इस पेपर के बारे में क्या खास बात है, कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। यदि मैं बात करूं पहले क्वेश्चन को लेकर के, अच्छा क्वेश्चन से पहले एक बात मुझे याद आई कि इससे पहले जो मैंने टेस्ट पेपर 12 डिस्कस किया था उसमें एक फैक्ट को लेकर के थोड़ा सा इशू है। मैंने वहां पर बताया था कि कुषाण शासकों, या प्रश्न आपके पास था, एक्चुअली प्रश्न ऐसा था कि गुप्त शासकों द्वारा चांदी के सिक्कों को, जो गुप्त शासकों ने चांदी के सिक्के जारी किए थे, उन्हें किस नाम से जाना जाता था। तो गुप्त शासकों जो द्वारा चांदी के सिक्के जारी किए गए थे उन्हें कहा जाता था आपको रूपक, लेकिन गुप्त काल में जो सोने के सिक्के जारी किए गए थे उन्हें कहा जाता था दीनार। लेकिन यहाँ पर सोने के सिक्के पहले कौन जारी करता है, बाद में किसने जारी किया, सर्वाधिक किसने जारी किया, शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किया, इन बातों को लेकर के बड़ा विवाद रहता है। पर मुझसे भी थोड़ा सा फैक्ट गलत हुआ, उसमें थोड़ा सा उसको करेक्शन कर लेंगे पिछले टेस्ट पेपर में। यदि हम बात करें कि भारत में, सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं भारत में सर्वप्रथम क्या है। भारत में यदि सर्वप्रथम मैं बात करूं सोने के सिक्कों की, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, सोने के सिक्कों की। तो भारत में सबसे पहले सोनों के सिक्कों की बात आएगी तो ध्यान रखना है ये कुषाण वंशों ने किया था। किसने किया था? कुषाण वंश के शासकों ने सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के जारी किए थे। सर्वप्रथम की बात करें या फिर वो बात करें शुद्ध सोने के सिक्कों की, तो शुद्ध सोने के सिक्के भी किसने जारी किए थे? कुषाण वंश के शासकों ने जारी किए थे। और इसमें भी यदि शासक के बारे में मैं जानकारी लूं तो वो कनिष्क जो है एक पहला शासक है। ऐसे तो कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिसेस माना जाता है, लेकिन कुषाण वंश में यदि सोने के सिक्के जारी करने की बात है तो आपको कनिष्क को लगाना पड़ेगा। सर्वाधिक शुद्ध सोने, यदि चाहे शुद्धता की बात आती है तो वहां आप किसको लगाएंगे? कुषाण वंश को लगाएंगे। ये बात अपने को ध्यान रखना है। लेकिन यदि मैं सिर्फ सर्वाधिक सोने के सिक्कों की बात करूं, शुद्ध को मैं हटा दूं, सर्वाधिक सोने के सिक्के की मैं बात करूं, तो ध्यान रखना ये गुप्त शासकों ने चलाए थे। किस शासकों ने चलाए थे? गुप्त शासकों ने चलाए थे सर्वाधिक सोने के सिक्के। इसीलिए गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है ना, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो ये बात आपको ध्यान रहेगी, सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने। और भारत में सर्वप्रथम यदि सोने के सिक्के की बात करें तो कुषाण, शुद्ध सोने के सिक्कों की बात करें तो कुषाण, और सर्वाधिक शुद्ध के सिक्के या सोने के सिक्कों की बात करें तो यहां पर भी कुषाण आएंगे। लेकिन सर्वाधिक शुद्धता शब्द को हटा दे तो ध्यान रखना है गुप्त शासक आएंगे। ठीक है ना, इसलिए गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहा गया है। ठीक, चलिए तो ये बात समझ में आ गई। ये पिछले फैक्ट में थोड़ा सा आप करेक्शन कर लेंगे बेटा ना। चलिए आगे बात करते हैं आज के टेस्ट सीरीज के इस पहले प्रश्न को लेकर के। पहला प्रश्न आपके पास है, किस लेखक ने रानी दुर्गावती की राजधानी चौरागढ़ की लूट का उल्लेख किया है? आपको किस ग्रंथ में, किस लेख में रानी दुर्गावती की जो चौरागढ़ की लूट है उसका उल्लेख मिलता है? तो ध्यान रखेंगे ये अबुल फजल की एक रचना है, उसमें इसका उल्लेख मिलता है। अबुल फजल की रचना आप जानते हो अकबरनामा। अकबरनामा में इसका उल्लेख देखने को मिलता है, जिसमें रानी दुर्गावती की राजधानी चौरागढ़ की लूट के बारे में बात कही गई है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है, निम्नलिखित में से किस शासक ने उज्जैन में हिरण्यगर्भ या हिरण्य गर्भधान नामक यज्ञ करवाया था? तो ध्यान रखेंगे किस शासक ने करवाया था उज्जैन में हिरण्य गर्भधान नामक यज्ञ? तो ये था दंती दुर्ग। कौन था? दंती दुर्ग था। ध्यान रखेंगे किसने करवाया था बेटा? दंती दुर्ग ने कराया था, ध्यान रखना है। और दंती दुर्ग ने जब इस यज्ञ को कराया तो इसने परम भट्टारक, परम भट्टारक के साथ महाराजाधिराज, ठीक है, ये उपाधियां धारण की थी। इस युग के बाद कौन सी उपाधि धारण करी थी? परम भट्टारक या महाराजाधिराज की उपाधि धारण करी थी। किसने? तो ध्यान रखेंगे आपके दंती दुर्ग ने। दंती दुर्ग के बारे में और यदि जानना चाहोगे तो राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक भी कौन था? ध्यान रखेंगे राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक है दंती दुर्ग, है ना। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक
ये 736 में है, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 736 ईस्वी की ये बात है, ये भी अपने को ध्यान रखनी है। क्लियर है बात? तो दंती दुर्ग के बारे में क्लियर है। उज्जैन में हिरण्यगर्भधान नामक यज्ञ कराया था और उसके बाद परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर आदि उपाधि इसने धारण करी थी। ठीक है ना? चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपके पास कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शरद जोशी से संबंधित नहीं है? शरद जोशी से संबंधित रचना नहीं है, यह हमको बतानी है। तो परिक्रमा, तिलिस्म, दूसरी सतह, ये तीनों तो है। युग चरण नहीं। युग चरण किसकी है? युग चरण माखनलाल चतुर्वेदी साहब की। किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी साहब की युग चरण, ये अपने को ध्यान रखना है। बाकी जो आपकी रचनाएं हैं वो किसकी है? शरद जोशी की है। राह किनारे बैठा, जीप पर सवार लिया, अंधों का हाथी, ये सारी रचनाएं किसकी है? शरद जोशी के बारे में। शरद जोशी एक व्यंग्यकार है हमारे, है ना? क्या है? एक व्यंग्य कवि है, एक व्यंग्यकार लेखक है जो मध्य प्रदेश के उज्जैन से आते हैं। कहां से आते हैं? मध्य प्रदेश के उज्जैन से आते हैं। ये भी अपने को बात ध्यान रखनी है शरद जोशी के मामले में। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे चलकर। अगला प्रश्न आपके पास है, पद्मावत में निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का उल्लेख है? पद्मावत में किस लोक नृत्य का उल्लेख है? तो देखो, पद्मावत की हम बात करें तो बुंदेलखंड का क्षेत्र आएगा, और बुंदेलखंड का क्षेत्र आएगा तो सही ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? राई। तो पद्मावत में किसकी रचना का, क्या किस डांस के बारे में उल्लेख है? तो ध्यान रखेंगे राई के बारे में उल्लेख है। आप सभी जानते हो पद्मावत की रचना किसने करी थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी, है ना? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा इसकी रचना की गई थी। आप सभी जानते हैं रानी पद्मावती के बारे में, है ना? ठीक है, तो ये पद्मावत की रचना के बारे में ध्यान रखना है। राई नृत्य का उल्लेख है क्योंकि बुंदेलखंड क्षेत्र की बात यहाँ पे कहीं ना कहीं की गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र ने जबलपुर से कौन सा समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? क्या बात है? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र ने जबलपुर से कौन से आपके समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? ये आपको ध्यान रखना है। तो द्वारका प्रसाद मिश्र को आप बहुत अच्छे से जानते हो, है ना? भूलना नहीं है उनकी। तो द्वारका प्रसाद मिश्र के बारे में देखो तो दैनिक लोकमत जो है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर है। दैनिक लोकमत का प्रकाशन जबलपुर से किया था द्वारका प्रसाद मिश्र साहब ने। एक तो अपने को बात यह ध्यान रखना है। ठीक है, द्वारका प्रसाद मिश्र के बारे में बहुत सारे फैक्ट है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसमें सबसे पहला फैक्ट है कि द्वारका प्रसाद मिश्र साहब 2 बार तो क्या रहे हैं? मध्य प्रदेश के सीएम रहे हैं। पहली बात आपको यह याद रखनी है। द्वारका प्रसाद मिश्र जब जेल में थे, जेल के समय उन्होंने एक रचना लिखी, कृष्णायन। कौन सी रचना लिखी? कृष्णायन एक महाकाव्य लिखा था जब वो जेल में थे। तब 7 साल के करीब उनको उन्होंने जेल बिताया। स्वतंत्रता आंदोलनकारी रहे हैं हमारे यहाँ पे। द्वारका प्रसाद मिश्र साहब 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं। जेल में उन्होंने एक रचना लिखी, महाकाव्य लिखा, कृष्णायन। इनकी और भी रचनाएं बहुत फेमस है। एक सबसे फेमस रचना लिविंग एन एरा। लिविंग एन एरा, ये भी अपने को ध्यान रखना है, ये भी इनकी रचना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है वो है द रीच फॉर श्रीलंका। कौन सी रचना है? द रीच नहीं, सॉरी, द सर्च फॉर श्रीलंका। द सर्च फॉर लंका करके है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। और ये मैं इसीलिए बता रहा हूं कि द सर्च फॉर लंका अभी ऑलरेडी पीएससी के द्वारा पूछे गए एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अभी रिसेंटली 2023 में आयोग द्वारा जब पेपर लिए गए हैं जिनमें भी, उनमें एक पेपर ये प्रश्न पूछा गया था, द सर्च ऑफ लंका किसकी किताब है? तो ध्यान रखना द्वारका प्रसाद मिश्र की। लिविंग एन एरा बड़ी फेमस किताब है। जेल में उन्होंने कृष्णायन लिखा, ये भी 2 बार मुख्यमंत्री रहे। कौन? पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र। दैनिक लोकमत समाचार पत्र का प्रकाशन इन्होंने जबलपुर से किया था, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश की जनजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है, इस पर विचार करें। तो कथन देखते हैं कौन से सही कौन से गलत। मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में, मध्य प्रदेश को पता है जनजाति बहुल राज्य है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या में 20% से अधिक जो है वो जनजातियां हैं, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या में 20% से अधिक जो जनसंख्या है वो जनजाति वर्ग की है। दूसरा फैक्ट कहता है बैगा स्वयं को द्रविड़ों का वंशज मानते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। बैगा जनजाति जो है, जो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है, बालाघाट, मंडला, सिवनी, डिंडोरी, इस एरिया में पाई जाने वाली, जो मध्य प्रदेश की 3 अत्यंत पिछड़ी जनजातियों में से एक मानी जाती है बैगा। ऐसे तो बैगा, सहारिया और भारिया 3 है ना? इसी में बैगा अपने आप को किसका वंशज मानते हैं? द्रविड़ों का वंशज मानते हैं, ये अपने को ध्यान रखना। तीसरा फैक्ट कहता है कोल जो मुख्य रूप से श्रमिक वर्ग से संबंधित है, कोल जनजाति रीवा, सीधी, सतना, जबलपुर आदि जिलों में पाई जाती है। तो बिल्कुल सही बात है। ये अपना जो
उत्तर पूर्वी वाला जो भाग है कहना चाहिए मध्य प्रदेश का, वहां पर यह सर्वाधिक रूप से पाई जाती है कोल जनजाति। कोल जनजाति के बारे में फैक्ट हमने पिछले क्लास में भी चर्चा करी थी, वो है इनके नृत्य को लेकर के। दहका इनका जो सबसे फेमस नृत्य है कोल जनजाति का। अक्सर कंफ्यूजन होता है कोरकू। कोरकू जनजाति का जो लोक नृत्य वो क्या है? थापटी। ये अपने को ध्यान रखना है। और कोल जनजाति का दहका है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर दिख रहा है, संतिया करके जो जनजाति है वो मालवा की एक प्रसिद्ध जनजाति है जो स्वयं को मूलतः राजपूत मानते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, मालवा में संतिया जनजाति पाई जाती है जो अपने आप को राजपूत मानती है। ठीक है, तो यहां पर चारों के चारों फैक्ट ही आपके सही होंगे, ये अपने को ध्यान रखना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते हैं, अगला है दमोह में 1942 के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अगला प्रश्न क्या है? दमोह में 1942 के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यह है श्री रघुवर प्रसाद। क्या नाम याद रखेंगे? श्री रघुवर प्रसाद ने दमोह में 1942 के आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है ना? चलिए अगले फैक्ट को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? साल भंजिका की दुर्लभ मूर्ति मध्य प्रदेश के किस संग्रहालय में? साल भंजिका की दुर्लभ मूर्ति मध्य प्रदेश के किस संग्रहालय में? तो वर्तमान में ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर डी जो यहां पर है, गुजरी संग्रहालय ग्वालियर में स्थापित है। यह साल भंजिका की मूर्ति आपको पता है विदिशा के पास स्थित जो ग्यारसपुर जगह है, आपने देखा होगा, ग्यारसपुर से प्राप्त हुई थी साल भंजिका की मूर्ति। ठीक है ना, जिसको अभी ग्वालियर के गुजरी महल के म्यूजियम में रखा गया है। ये ग्यारसपुर में आपने देखा होगा, आपसे पूछा जाता है माला देवी का मंदिर कहां है? माला देवी का मंदिर, अठखंबा महल मंदिर है ना, अठखंबा मंदिर जो है, नौखंबा मंदिर जो है, ये सब ग्यारसपुर में, ये विदिशा के पास है। ये अपने को ध्यान रखना है। क्लियर हो गई बात? चलिए अगले प्रश्न पे जंप करते हैं। अगला प्रश्न कहता है, टंटया भील किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी से गुरिल्ला युद्ध शैली पर आक्रमण की सीख ली थी? तो गुरिल्ला वॉर पद्धति टंटया भील ने किससे सीखी थी? सीधा सीधा प्रश्न ये है। तो ध्यान रखेंगे, ये सीखा था उन्होंने तात्या टोपे से। किससे सीखा था? तात्या टोपे से सीखा था। सही उत्तर क्या हो जाएगा? तात्या टोपे। यदि टंटया भील के बारे में मैं जानूं तो इंडियन रॉबिन हुड, अब सब जानते हो इंडियन रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है टंटया मामा को, ये भी आपको पता है। और आपके एक और बात बता दूं कि टंटया मामा का जो कहना चाहिए इनकी जो डेथ हुई थी वो 4 दिसंबर, ये आपको ये भी याद रखना है, पूछा जाता है 4 दिसंबर 1889 को इनकी डेथ हुई थी, ये भी ध्यान रखना है। और 4 दिसंबर को ही इनकी याद में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक दिवस मनाया जाता है, सूर्य क्रांति दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो सूर्य क्रांति दिवस मनाया जाता है। यह भी अपने को ध्यान रखना है, ये भूलना नहीं है। टंटया मामा के 4 दिसंबर जो उनकी पुण्यतिथि है ना, उस दिन को लेकर के टंटया मामा को यदि अपन बात करें तो इनका जन्म है, आपको पता होगा, खंडवा जिले की पंढाना तहसील। ठीक है, पंढाना तहसील में बड़दा करके एक गांव है। ठीक है, तो खंडवा जिले की पंढाना तहसील के बड़दा में इनका जन्म हुआ था तात्या टोपे साहब का। 1889 में इनकी डेथ हो गई है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। 4 दिसंबर डेट थी, इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। इसी की याद में सूर्य क्रांति दिवस मनाया जाता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इंडियन रॉबिन हुड के नाम से ये भी जानते हैं। लेकिन यदि हम बात करें मध्य प्रदेश सरकार जनजाति गौरव दिवस मनाती है, तो ध्यान रखना जनजाति गौरव दिवस बिरसा मुंडा जी की याद में मनाया जाता है, ये आपको भूलना नहीं है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1947 जब स्वतंत्रता हमारी मिल रही थी उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो ये थे राजेंद्र प्रसाद साहब, है ना। राजेंद्र प्रसाद साहब ने दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। बाद में ये कहना चाहिए पर भारत के हमारे राष्ट्रपति भी बने, है ना। ठीक है, तो ध्यान रहेगी ये बात। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? प्रश्न क्या है? 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो ध्यान रखेंगे, भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना नहीं, भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना नहीं, भारतीय समाचार पत्रों का पर सेंसर लागू करना नहीं। भारतीय सरकार वर्तमान उस समय जो अंग्रेजों की सरकार रही होगी वो और देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारने के लिए आई थी बटलर कमेटी। हरकोर्ट बटलर नाम क्या था इनका? हरकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में यह कमेटी गठित की गई थी 1927 में, जो भारत सरकार उस समय की और देशी रियासतों के मध्य संबंधों को सुधारने के लिए आई थी। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ये भूलना नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही बैठता है। किसने नारा दिया था मानव के लिए एक धर्म एक जाति एक ईश्वर? तो ध्यान रखना, मानव के लिए एक धर्म एक जाति एक ईश्वर, यह दिया था नारा श्री नारायण गुरु का,
जो केरल से आते हैं, केरल के एक आध्यात्मिक सामाजिक सुधारक है ना, एक गुरु माने जाते हैं, कौन, श्री नारायण गुरु साहब, ये अपने को ध्यान रखना है, केरल से है। इन्होंने नारा दिया था मानव धर्म के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर वाली बात। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही बैठेगा। अगली बात करें, एक कथन है, वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति, ध्यान से सुनेंगे, वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली ना लगे और दूसरों के स्तर से अधिक ना लगे। यह संदर्भ किसके उसमें कहा गया, या ये कथन किसके संदर्भ में कहा गया है? तो ध्यान रखेंगे, ये कथन कहा गया है बहलोल लोदी के संदर्भ में। किसके संदर्भ में कहा गया? बहलोल लोदी के संदर्भ में। क्या है आपको पता है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोदी वंश के संस्थापक रहे हैं ये, है ना, बहलोल लोदी, ये अपने को भूलना नहीं है, ठीक है। बहलोल लोदी के संदर्भ में ये कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करें, वहिंद का युद्ध 1008 और 1009 के बीच किसके बीच लड़ा गया था? 1008 1009 में वहिंद का युद्ध जो लड़ा गया था, ये महमूद गजनवी और आनंदपाल महमूद गजनवी और आनंदपाल के बीच लड़ा गया था। ये अपने को ध्यान रखना है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। आगे बात करें, किस सूफी संत ने खुद को अनलहक, मतलब मैं ईश्वर हूं, अद्वैत मत के अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा के समान हूं, ऐसे घोषित किया था, जिसके कारण उसको फांसी पर लटका दिया गया था? तो ऐसे सूफी कौन है अनहलक जिन्होंने बोला था ये? तो ध्यान रखना, मंसूर अल हज्जाज। कौन है? मंसूर अल हज्जाज है जिन्होंने ऐसा कहा था, उसके बाद इनको फांसी पर लटका दिया गया था। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा? बी। आगे बात करते हैं, ये कुछ सूफी आंदोलन, देखो आपको पता है भक्ति आंदोलन हमारे लिए बड़ा फेमस है, और भक्ति आंदोलन को लेकर के सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। उससे इंपॉर्टेंट है कि जितने भी चिश्ती और सिलसिले होते हैं, सूफी सिलसिला, सूफी चिश्ती, है ना, तो ये ध्यान रखना है अपने को, इनके प्रणेता कौन है, इनके प्रवर्तक कौन है, इसको लेकर के प्रश्न बना है। मैच द कॉलम में ये था। तो जो सुहरावर्दी है, सुहरावर्दी जो सूफी सिलसिला है, ये सुहरावर्दी किसका था? तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपके पास सही बैठा है। सुहरावर्दी की मैं बात करूं तो जकारिया साहब का था। किसका था? जकारिया जी का था सुहरावर्दी। ये अपना पूरा नाम क्या है? शेख बहाउद्दीन जकारिया। यदि मैं फिरदौसी की बात करूं तो फिरदौसी किसका है? फिरदौसी है बहाउद्दीन समरकंदी का। किसका है? समरकंदी का है, ये अपने को ध्यान रखना है, फिरदौसी। और कादिरी यदि मैं सिलसिले की बात करूं तो कादिरी जो सिलसिला है मोहम्मद गौस गिलानी का है। किसका है? मोहम्मद गौस गिलानी का है कादिरी सिलसिला, ये ध्यान रखना है। और नक्शबंदी सिलसिले की मैं बात करूं तो नक्शबंदी सिलसिला बिल्लाह का है, ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। पूरा नाम क्या है? ख्वाजा बाकी बिल्लाह का है, ठीक है। ये पूछा जाता है कोई एक भी, इसलिए मैंने मैच था कॉलम में इसको सारे के सारे ध्यान दिए, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को लेकर के। अगला प्रश्न कहता है, महापुरुषीय धर्म या एक शरण संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो ध्यान रखेंगे, महापुरुषी या एक शरण संप्रदाय के संस्थापक हैं आचार्य शंकर देव। कौन है? आचार्य शंकर देव। ये असम से आते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आचार्य शंकर देव के इस महापुरुषीय एक शरण संप्रदाय को वैष्णव संप्रदाय की शाखा माना जाता है, यह भी अपने को ध्यान रखना है। वैष्णव संप्रदाय की शाखा माना जाता है, इसको ये भी ध्यान रखना है। और यही शंकर देव है जिन्होंने भारत का 8वां शास्त्रीय नृत्य, कौन सा? सत्रिया। इस सत्रिया नृत्य के जो मतलब प्रणेता है कहना चाहिए, वो कौन है? आचार्य शंकर देव। ये भी अपने को ध्यान रखना, भारत का 8वां शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, सत्रिया। असम का अपन पढ़ते ना, ये भूलना नहीं है, ठीक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी। जितने भी भक्ति आंदोलन के दौरान जितने भी भक्ति संत हुए हैं, उन संतों में क्या एक समान विशेषता थी? देखते हैं। इन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसमें उनके भक्त समझते थे। पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारा? नहीं साहब। स्त्रियों को मंदिर में जाने के लिए प्रोत्साहित किया, इसीलिए एक समान नहीं। सभी धर्म के या सभी भक्ति संत इस बात को लेकर के बिल्कुल एक नहीं थे। मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित किया, बिल्कुल इसको भी लेकर के एक मत नहीं थे। लेकिन सभी भक्ति संत किस चीज को लेकर के एक मत थे, वो ये थे कि उन्होंने जो भी ग्रंथ लिखे वो उसी भाषा में लिखे जो आम जनता की भाषा थी या जिसे भक्त समझते थे, ठीक है। इसीलिए वो ज्यादा फेमस हुए और अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा पाए, ठीक है। ध्यान रखना है, ये ऑप्शन नंबर ए आपका क्या बैठेगा? सही बैठेगा। आगे बात करते हैं, रामानुजाचार्य को होयसल वंश के जैन धर्म के शासक विटिग या जिन्हें विग्गट भी कहा जाता है, यह भी अपने को ध्यान रखना है, जिन्हें विग्गट या विटिग के नाम से जाना जाता है,
को वैष्णव धर्म बनाने में सफलता मिली थी और उसके बाद विगट ने अपना नाम बदलकर क्या कर दिया था। होयसल वंश के संस्थापक रहे हैं और ध्यान रखेंगे रामानुजाचार्य के कहने पर ये जैन धर्म को पहले मानते थे, जैन धर्म के बाद ये वैष्णव धर्म को अपना लिया था और वैष्णव धर्म अपनाने के बाद इन्होंने अपना नाम रखा था विष्णुवर्धन। क्या रखा था अपना नाम? विष्णुवर्धन। आप पढ़ते हो होयसल वंश के संस्थापक कौन है? विष्णुवर्धन साहब है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो मध्य प्रदेश में पाया जाने वाला कोयला गोंडवाना क्रम के चट्टानों का है, बिल्कुल सही बात है। पेच कनान जो क्षेत्र है, पेच कानन घाटी जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश के एक महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है, बिल्कुल सही बात है, इसको भी कोई दो राय नहीं है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है, नहीं साहब, छत्तीसगढ़ यहां पर गलत है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र पूर्णतः मध्य प्रदेश में फैला हुआ है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहां पर गलत हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प सही नहीं है? विकल्प सी सही नहीं है। अच्छा, पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र बैतूल जिले में स्थित है और सारणी थर्मल पावर प्लांट को कोयला प्रदान करता है, तो ये भी बिल्कुल बात सही है, ये भी गलत नहीं है, ठीक है ना। तो ये अपने को ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को, मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है? तो मध्य प्रदेश का कौन सा टाइगर रिजर्व इस ऑप्शन के आधार पर है जो बायोस्फीयर, यूनेस्को की जो बायोस्फीयर की सूची होती है उसमें शामिल किया गया है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे यहां पर कान्हा तो नहीं है, देखो प्रोजेक्ट टाइगर में है लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है यूनेस्को का। पेंच नहीं है, सतपुड़ा नहीं है, पन्ना, पन्ना जो टाइगर रिजर्व है इसको क्या किया गया है? इसको बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। पन्ना के अलावा मध्य प्रदेश में देखोगे तो तीन है, एक तो आपके पास पचमढ़ी है, आप सब जानते हो। पचमढ़ी के बाद क्या है? अचानक मार, अमरकंटक वाला, है ना, और तीसरा आपके पास क्या है? पन्ना है। इनको लेकर के कुछ सनों को लेकर के विवाद होता है, ध्यान रखेंगे। ये प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल अलग बात है और यूनेस्को में शामिल अलग बात है ना, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो पचमढ़ी टाइगर रिजर्व बना कब है? तो ध्यान रखेंगे 1999 में। कब बना? 1999 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होता है और 2009 में इसको यूनेस्को की बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल किया जाता है। वही बात करें अचानक मार के बारे में, तो अचानक मार को 2005 में टाइगर रिजर्व करो, अचानक मार 2005 में बनता है और ध्यान रखना यूनेस्को में इसको शामिल किया गया है 2012 में। कब किया गया है? 2012 में किया गया, ये भी अपने को ध्यान रखना है। ऐसे ही पन्ना बना है 2011 में और इसे शामिल किया गया है 2020 में, ये आपको भूलना नहीं है। ये सारे के सारे सन बड़े इंपॉर्टेंट है, ये इनके यूनेस्को में शामिल होने के सन है ना बायोस्फीयर रिजर्व में। और ये बायोस्फीयर रिजर्व बनने वाले जो मध्य प्रदेश के 3 स्थल है। तो पचमढ़ी कब बना है बायोस्फीयर रिजर्व? 1999 में, अचानक मार बना है 2005 में और पन्ना बना है 2011 में, ये आपको भूलना नहीं है। और यूनेस्को में 10 साल का अंतर है, इसमें 7 साल का अंतर है और इसमें लगभग आप देखोगे तो 2011 से 2020 है ना, वर्तमान के समय की बात है, ये आप ध्यान रख लेना। मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन पर विचार करिए। तो मिट्टी के संदर्भ में कथन पर विचार करना है। काली मिट्टी में लोहा चूना बड़ी मात्रा में पाया जाता है, तो काली मिट्टी में लोहा चूना बड़ी मात्रा में पाया जाता है, तो बिल्कुल सही बात है। बघेलखंड में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। यदि मध्य प्रदेश के आप मैप को देखना पसंद करोगे तो आपको एक बात पता चलेगी कि ये जो मध्य प्रदेश का आपका मैप है, मध्य प्रदेश का ये वाला जो एरिया है, यह लाल पीली मिट्टी देखने को मिलती है। मालवा के क्षेत्र में आपको पता है काली देखने को मिलती है। नर्मदा सोन घाटी में आपको पता है जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है, इधर भी जलोढ़ है। ये ब्लैक सॉइल इधर आके लाल पीली मिट्टी का रूप ले लेती है ना, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो बघेलखंड वाला एरिया लाल पीली मिट्टी का, ये भी सही है। जलोढ़ मिट्टी भिंड मुरैना में पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। चंबल नदी का बहाव वहीं पर है, जलोढ़ मिट्टी वहीं पर है और नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टियों के इतने बड़े बड़े टीले और खड्डे, गहरे खड्डे बने जिन्हें बीहड़ कहा जाता है, ये भी आप जानते होंगे। दस्युओं का आश्रय स्थल जिसे कहते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर तीनों कथन मिट्टी को लेकर के सही है, ठीक। अगली बात करते हैं, अगला प्रश्न कहता है हरसी परियोजना किस नदी पर स्थित है? हरसी परियोजना जो है, ध्यान रखेंगे, हरसी परियोजना है पार्वती नदी पर। कौन सी नदी पर स्थित है? पार्वती नदी पर, आष्टा में स्थित है ये, हरसी गांव से निकलती है। ध्यान रखना है अपने को हरसी परियोजना के बारे में। हरसी परियोजना में एक डैम भी बना है, हरसी डैम, ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। कौन सा डैम? तो हरसी डैम बना है भाई साहब, भूलना नहीं। और हरसी डैम किसने बनाया था यदि ये पूछ लिया जाए तो जीवाजी राव सिंधिया ने बनवाया था, ये ध्यान रखना है। जीवाजी राव सिंधिया ने क्या बनाया है? हरसी डैम बनवाया था, ठीक है, पार्वती नदी पर है, ये भूलना नहीं है। हरसी गांव से निकलती है नदी, ये भी अपने को ध्यान रखना है, आष्टा जिले से।
तहसील से, सॉरी, सीहोर जिले के ना। मध्य प्रदेश में किस सिंचाई परियोजना को शहीद चंद्रशेखर आजाद परियोजना के नाम से जाना जाता है? तो शहीद चंद्रशेखर आजाद परियोजना के नाम से जाना जाता है वो है जोबट परियोजना। कौन सी परियोजना? जोबट परियोजना, जो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में स्थित है। ठीक है, और झाबुआ जिले में कौन सी नदी पर है ये पूछा जाए तो हथिनी नदी पर है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। हथिनी नदी पर है झाबुआ में जोबट परियोजना, जिसे चंद्रशेखर आजाद सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा बेटा। अगली बात करें, नर्मदा घाटी में कम वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? नर्मदा घाटी में कम वर्षा क्यों होती है? तो मानसूनी हवाएं नर्मदा घाटी तक पहुंचते पहुंचते सूख जाती है, इसीलिए? नहीं सर, कम वर्षा होने के नर्मदा घाटी तक सूख जाती है ये नहीं। सतपुड़ा पर्वत के वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के कारण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सतपुड़ा का जो पर्वत है वो वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के कारण नर्मदा घाटी जो सतपुड़ा के ऊपर वाले भाग में देखने को मिलती है, वहां पर कम वर्षा होती है। ठीक है, विंध्याचल के वृष्टि छाया क्षेत्र, तो देखो विंध्याचल तो नर्मदा के ऊपर है, तो सीधी सी बात है कि यह ऑप्शन हो नहीं सकता। घाटी की गहराई, घाटी गहरी हो चाहे उथली हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नर्मदा के पहले जो सतपुड़ा के पर्वत क्षेत्र है उसके वृष्टि छाया क्षेत्र होने की वजह से नर्मदा वाले घाटी में कम वर्षा होती है भाई। ठीक, आगे बात करें, अमरकंटक तापी विद्युत केंद्र को कोयला कहां से प्राप्त होता है? तो अमरकंटक तापी विद्युत क्षेत्र को कोयला कहां से प्राप्त होता है? तो सोहागपुर से कोयला प्राप्त होता है, ये ध्यान रखना है, अपने को भूलना नहीं है। ठीक है, कैसे प्राप्त होता है बेटा? तो अपने को ध्यान रखना है, सोहागपुर कोयला क्षेत्र से प्राप्त होता है। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है सोहागपुर। यदि सबसे छोटा कोयला क्षेत्र के बारे में बात करूं तो ध्यान रखना, उमरिया का नाम नहीं भूलना। ठीक है, उमरिया जो सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है और सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? सोहागपुर है। और इसको यदि मैं बात करूं कि पानी कहां से मिलता है, तो पानी मिलता है, ध्यान रखना, सोन नदी से। सोन नदी का पानी और कोयला मिलता है सोहागपुर से अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र को। ठीक, ये भूलना नहीं है। अच्छा, अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट है, तो पूछा जा सकता है कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है? तो यदि मान के चलो तो इसकी उत्पादन क्षमता की यदि मैं बात करूं तो ध्यान रखना, क्षमता है 450 मेगावाट, लेकिन मैं अभी वर्तमान उत्पादन को लेकर के बात करूं तो लगभग 210 मेगावाट के आसपास उत्पादन किया जा रहा है, यह भी अपने को ध्यान रखना है। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। बैहर का पठार किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो बैहर का पठार प्रसिद्ध है तांबे के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। बैहर का पठार आता है मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में। कौन से जिले में आता है? बालाघाट जिले में आता है। और बैहर का पठार तांबे के साथ साथ ध्यान रखेंगे बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बॉक्साइट के भी निक्षेप यहाँ पर मिलते हैं और तांबा तो यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, बैहर के पठार में जो जगह है मलाजखंड, कौन सी जगह है? मलाजखंड जो फेमस है वो तांबे के लिए फेमस है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बावनथड़ी परियोजना जो है, बावनथड़ी अंतरराज्यीय सिंचाई परियोजना किन दो राज्यों के मध्य है? तो बावनथड़ी परियोजना जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश का यदि मैं बात करूं तो बालाघाट जिला, और महाराष्ट्र में तुमसर की मैं बात करूं, ठीक है, तो इसके बीच में फैला हुआ है कौन सा? ये बावनथड़ी परियोजना या बावनथड़ी जो डैम है वो यहीं पर बना हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की ये संयुक्त परियोजनाएं, ध्यान रखना। आगे बात करें बॉक्साइट भंडार के लिए, तो अभी मैंने आपको बताया बॉक्साइट भंडार के लिए मध्य प्रदेश का प्रमुख स्थान कौन सा हो जाएगा? बैहर का पठार जो मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित है, ये ध्यान रखना है। आगे बात करें तिरोड़ी और रमरमा, तिरोड़ी और रमरमा खनिज भंडार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तिरोड़ी और रमरमा है मैग्नीज के लिए। बड़ी गजब की बात है कि बालाघाट जिले को एक बार फिर से हमको पढ़ना पड़ेगा। बालाघाट जिले में एक तो है भरवेली, सबसे बड़ी खदान जिसको हम कहते हैं, भरवेली के बाद है तिरोड़ी, तिरोड़ा, और ये तिरोड़ी और रमरमा है ना, ये अपने को ध्यान रखना है। तिरोड़ी और रमरमा ये तीनों खदानें जो फेमस है वो किसके लिए है? मैग्नीज के लिए है, ये अपने को भूलना नहीं है। ठीक है, भरवेली, तिरोड़ी और रमरमा तीनों ही बालाघाट जिले में स्थित है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। आगे प्रश्न कहता है मुकरता गार्ज किस नदी के द्वारा बनाया जाता है? मुकरता गार्ज किस नदी से संबंधित है? तो मुकरता गार्ज ध्यान रखना है वो नर्मदा नदी से संबंधित है। ठीक है, अच्छा, नर्मदा नदी को लेकर के सारे फैक्ट आप जानते होंगे। 13-12 क्या है ये भी आप जानते होंगे, 10-77 ये भी आप जानते होंगे। लेकिन एक प्रश्न पीएससी ने पूछा है पहले भी कि नर्मदा की कुल लंबाई जो है वो 13-12 है, लेकिन एमपी में कितनी बहती है? तो 10-77 बहती है। साहब यदि पूछ लिया जाए कि नर्मदा नदी का कितना भाग, कितना प्रतिशत भाग जो है मध्य प्रदेश में बहता है, तो ध्यान रखेंगे 89.9% भाग जो है
वो मध्य प्रदेश में बहता है। इसके अलावा नर्मदा किन राज्यों से होकर के बहती है? तो एक तो एमपी हो गया, एक आपके पास महाराष्ट्र हो गया, और एक आपके पास क्या हो गया? गुजरात हो गया। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है, बाद में खंबात की झाड़ी में जाके गिर जाती। तो मुकरता कार्ज भी किस नदी पर बनता है? तो नर्मदा पर बनता है। आगे बात करें, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला अपने ओपियम एल्कलाइड प्रसंस्करण कार्यों के लिए जाना जाता है? तो ओपियम जिसकी हम बात करते हैं, तो ध्यान रखना है यहां पर है नीमच। नीमच में अल्कलाइट फैक्ट्री पढ़ते हैं ना अपन, अल्कलाइट फैक्ट्री कहां पर है? नीमच पर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1935 के आसपास ये जो है अल्कलाइड ओपियम प्रसंस्करण है वो स्थापित किया गया था। ये भी अपने को ध्यान रखना है बेटा। ठीक, आगे बात करें, अगला प्रश्न कहता है सूची मिलाइए पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। तो इसको मिलाना है कि किस किस नदी से लेकर के कौन कौन सी नदियों के बिहाफ में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। देखो, हिमालय का जो डिस्ट्रीब्यूशन है हम उत्तर से दक्षिण के क्रम में करते हैं और पश्चिम से पूर्व के क्रम में भी करते हैं। तो ये जो आपके पास जोड़ी बनाई गई है पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, आपको पता है यदि यही प्रश्न मेंस में दे दिया जाए तो सीधे 11 नंबर का बनता है। अक्सर पूछा भी गया प्रश्न है, तो बहुत ध्यान से समझेंगे इसको। पंजाब हिमालय की यदि मैं बात करूं, फिर कुमायूं, नेपाल और असम हिमालय के बारे में बात करूं, तो पूर्व से पश्चिम से पूर्व का क्रम तो सही है। पंजाब हिमालय की यदि मैं बात करूं तो ये शुरू होगा सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी के मध्य। तो पहले वाले का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिंधु से सतलज। कुमायूं हिमालय की मैं बात करूं तो ये सतलज से काली नदी के मध्य आ जाएगा, ये भी अपने को ध्यान रखना है। नेपाल हिमालय की मैं बात करूं तो काली नदी से तीस्ता नदी के बीच का जो है वो नेपाल हिमालय हो जाएगा, और तीस्ता नदी से दिहांग घाटी जो है, दिहांग दिबांग वाली घाटी जो है अरुणाचल प्रदेश की, वहां तक जाएगा असम हिमालय। ठीक है, ये अपने को भूलना नहीं है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। तो ऑप्शन नंबर जो है आपके पास में ए सही बैठेगा। ठीक, आगे बात करते हैं, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में, पर्टिकुलर उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे हिमालय या लघु हिमालय की श्रेणी में जो घास के मैदान देखने को मिलते हैं उन्हें उत्तराखंड में कहा जाता है बुग्याल या प्यार। क्या कहा जाता है? बुग्याल या प्यार कहा जाता है। इन्हीं घास के मैदानों को कश्मीर में किस नाम से जाना जाता है ये पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना मर्ग के नाम से जाना जाता है। जैसे आपने नाम सुना होगा सोनमर्ग, है ना, गुलमर्ग। ठीक है, ये भी अपने को ध्यान रखना है, सिर्फ हम घास के मैदानों की चर्चा कर रहे हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बुग्याल या प्यार, उत्तराखंड में, कश्मीर में मर्ग के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन पूरब से पश्चिम की ओर के क्रम में होगा? पूरब से पश्चिम के क्रम में जमाना है अपने को, ध्यान रखना। ठीक है, तो यह ध्यान रखेंगे पूरब से पश्चिम के क्रम में जमेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां सही बैठेगा। सबसे पहले आपके पास क्या है? काराकोरम है। काराकोरम के बाद आपके पास क्या? लद्दाख। काराकोरम, लद्दाख, फिर क्या है? जास्कर, फिर क्या है? पीर पंजाल, है ना, ये ध्यान रखना है। काराकोरम के बाद लद्दाख, लद्दाख के बाद जास्कर, जास्कर के बाद क्या है? पीर पंजाल है। ये ऑप्शन नंबर सी यहां पर क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं भारत में वनों की ताजा स्थिति के संबंध में। भारत में वनों की ताजा रिपोर्ट या फॉरेस्ट रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये ध्यान रखना है, ये जारी करता है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून। कौन जारी करता है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून के द्वारा जारी किया जाता है। ये एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है। कैसी रिपोर्ट है? द्विवार्षिक रिपोर्ट है, मतलब हर 2 साल में आती है। ये भी अपने को ध्यान रखना है, भारत में वनों की ताजा रिपोर्ट। ठीक, तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। ठीक है ना। इसके अलावा और कुछ चीजों देखोगे, पूछ रहे जब वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है भाई साहब? तो देहरादून में है। ठीक है, और राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नीरी, नेशनल इन्वायरमेंटल रिसर्च के कहां पर है? नीरी नागपुर में है, ये भी पूछा जाता है। केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान कहां पर है? जोधपुर में है। सेंट्रल ड्राई, ड्राई मतलब जोधपुर, जोधपुर मतलब रेगिस्तान वाला एरिया। ठीक है ना। चलिए आगे बात करें, सूची मिलानी है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। उष्णकटिबंधीय सदा हरित वन कहां पर पाए जाते हैं? मानसूनी वन कहां पाए जाते हैं? संतुलित वन और मैंग्रोव वन। तो देखेंगे जो उष्णकटिबंधीय सदा हरित वन है, ये ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर यहां पर जो है आपका सी सही बैठेगा। कौन बैठेगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही बैठेगा। तो क्या बात करें उष्णकटिबंधीय वन के बारे में, सदा हरित वन के बारे में बात करूं तो ये जाएंगे शिलोंग में। कहां जाएंगे? शिलोंग में जाएंगे। मानसूनी वनों के बारे में मैं बात करूं तो मानसूनी वन जो है वो जाएंगे आपके पश्चिम बंगाल में। ठीक है, कहां जाएंगे?
वेस्ट बंगाल में जाएंगे, ध्यान रखना है। और संतुलित या बैलेंस्ड वन के बारे में मैं बात करूं तो संतुलित या बैलेंस्ड वन जो है वो नीलगिरी के हैं। किसके हैं? नीलगिरी के हैं ना, नीलगिरी के पहाड़, नीलगिरी के जो वृक्ष है वो है। और मैंग्रोव वनों की मैं बात करूं तो आप सभी जानते हो कि 2 मिनट, हाँ, एक थोड़ी सी कहानी। वेस्ट बंगाल कहेंगे, सॉरी, संतुलित जो है वो शिवालिक में है, माफी चाहूंगा। एक का दूसरा है उष्णकटिबंधीय, जो शिलोंग में हो गए। मानसूनी जो है आपके पास में ध्यान रखना है, मानसूनी शिवालिक में, वेस्ट बंगाल में नहीं, सॉरी, ये शिवालिक यहाँ पर सही उत्तर होगा, ठीक है ना। और ये जो मैनग्रोव है ये वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में, आप सब जानते हो मैनग्रोव वन है ना, ठीक है। तो मैनग्रोव वन कहाँ हो गए? पश्चिम बंगाल में। संतुलित या बैलेंस वन की मैं बात करूं तो नीलगिरी के हिल्स में, नीलगिरी की पहाड़ियों पर जो वन पाए जाते हैं उनको बोला जाता है। मानसून वन के बारे में बात करूं तो शिवालिक को लेकर के, और उष्णकटिबंधीय सदा हरित वनों के बारे में बात करूं तो ये पाए जाते हैं शिलोंग में, ठीक है ना। ये अपने को ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न बात करें पलामू और लोहरदगा। कौन सी? पलामू और लोहरदगा निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना है, पलामू और लोहरदगा बॉक्साइट खनिज के लिए फेमस है। झारखंड की ये खदानें हैं, ये अपने को ध्यान रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते अगला प्रश्न, संचित भंडार और उत्पादन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र। संचित भंडार और उत्पादन दोनों की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है वो है दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र। कौन सा कोयला क्षेत्र है भाई? दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र है, ध्यान रखना है, भूलना नहीं है इसको, है ना। कौन सा कोयला क्षेत्र है? तो दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र। दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है, आपको ये भी पता होगा, है ना, ये आप जानते होंगे। वेस्ट बंगाल में है दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, जहां पर और देखोगे तो इस कोयला क्षेत्र में जो खदानें हैं, झिरिया आपने नाम सुना होगा। अभी एक पिक्चर आई थी रानीगंज, रानीगंज भी आपने देखा होगा, है ना, ये भी अपने को ध्यान रखना है। झिरिया अपने को ध्यान रखना है। बोकारो है, ये अपने को ध्यान रखना है। करणपुरा, बोकारो, है ना, करणपुरा, ये बड़ी फेमस जो है, ध्यान रखना है, कोयला क्षेत्र है। दामोदर घाटी में जो पाए जाते हैं वो झिरिया, झिरिया के बाद रानीगंज, बोकारो और करणपुरा, ठीक है। ये वेस्ट बंगाल में दामोदर घाटी क्षेत्र, ठीक। अगला प्रश्न है डैन्यूब नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? तो डैन्यूब नदी गुजरती है जर्मनी, सही बात है, ऑस्ट्रिया भी जाता है। लगभग जो है डैन्यूब नदी 10 देशों से गुजरती है। कितने देशों से गुजर जाती है? 10 देशों से, जिसमें जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, हंगरी भी है और रोमानिया। पोलैंड नहीं है, पोलैंड यहां से कटा देंगे, रोमानिया आपके पास है यहाँ पर। तो ऑप्शन 1, 2, 3 और 5 कहाँ है? 1, 2, 3, 5, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ये अपने को ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपजाऊ है? धान की खेती के लिए सबसे ज्यादा पानी चाहिए होता है, दलदली मिट्टी अपने को ध्यान रखना है। तो यहां पर इसके ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगी उपजाऊ चिकनी मिट्टी। फर्टाइल क्ले सॉइल जो होती है वो सर्वाधिक उपयुक्त होती है चावल की खेती के लिए, क्योंकि नमी अपने को बहुत ज्यादा चाहिए होती है, आप सभी जानते हैं, ठीक है ना। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न में, मक्का उत्पादक देशों का अवरोही क्रम क्या है? मक्का उत्पादक देशों की बात करना, अवरोही मतलब घटता क्रम देखना है, सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही है। सबसे ज्यादा होता है यूएसए में, यूएसए के बाद चाइना में, चाइना के बाद ब्राजील में, ठीक है, ब्राजील के बाद है अर्जेंटीना में, ठीक है ना, ये अपने को ध्यान रखना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा मक्का यूएसए में, फिर चाइना में, फिर ब्राजील में, फिर अर्जेंटीना में होगा। ये ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर क्या बैठेगा? सही बैठेगा। अगली बात करें, अगला प्रश्न कहता है मेरा गांव मेरा तीर्थ योजना क्या है? मेरा गांव मेरा तीर्थ योजना किस जिले में शुरू की गई है? तो मेरा गांव मेरा तीर्थ योजना मध्य प्रदेश के हरदा जिले से शुरू की गई है। हरदा जिला जो एग्रीकल्चर रिच डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है। मकड़ाई जो एक अभी भी रियासत हरदा जिले में है, आप ये भी जानते हो। यदि खेतों में सबसे बड़े जोत के आकार की मैं बात करूं तो हरदा जिले के खेतों में ही देखने को मिलता है ना। मेरा गांव मेरा तीर्थ योजना भी कहां चलाई गई है? तो हरदा जिले में चलाई गई है। आगे बात करें, राज्यपाल का काम मेहमानों का सम्मान करना है। एक कथन है, राज्यपाल का काम क्या है? मेहमानों का सम्मान करना, उन्हें चाय, भोजन और दावत देना। इसके अलावा राज्यपाल का कोई काम नहीं होता। ऐसा कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ध्यान रखेंगे, ऐसा कथन कहा गया है स्वयं मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल पट्टाभी सीतारामैया के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया भाई? तो ध्यान रखेंगे, पट्टाभी सीतारामैया ने यह कहा था, यह अपने को भूलना नहीं है, ठीक।
तो ये मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल रहे हैं। यदि पट्टाभी सीतारामैया के जन्म को लेकर के बारे में बात करूं, कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो मध्य भारत के आंध्र प्रदेश में जन्मे हैं, ये ध्यान रखना है, पट्टाभी सीतारामैया, जो मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल भी रहे हैं। और इन्होंने ये कथन कहा था कि राज्यपाल सिर्फ मेहमान और चाय पिलाने का है, बाकी कोई काम का नहीं है। चलिए, 2019-21 में आयोजित राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार सर्वेक्षण, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जो 5वें नंबर का आया है, उसके अनुसार मध्य प्रदेश की पर्टिकुलर शिशु मृत्यु दर कितनी थी? तो मध्य प्रदेश की शिशु मृत्यु दर इस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5वें नंबर का, उसके आधार पर देखूं तो 41.3 कितनी है? 41.3% है। ये अपने को ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। जनगणना 2001, माफी चाहूंगा 2001 है, ध्यान रखना, पीएससी का पूछा गया प्रश्न है भाई साहब। जनगणना 2001 के अनुसार कौन सा समूह सुमेलित नहीं है जनसंख्या घनत्व को लेकर के? तो 2001 के अनुसार जो जनसंख्या घनत्व है, पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व 903 था, ये सही है। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है 2001 में बिल्कुल 196 है, सही है। यदि मैं 2011 की बात करूं तो ये 236 अभी है, लेकिन मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो 2001 में था वो 196 था, सही बात है। छत्तीसगढ़ 140 154, सही बात है। लेकिन उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 740 यदि आप कहते हैं तो ये गलत बात है, ध्यान रखेंगे। 740 नहीं है, कितना है भाई? तो 690 है, ध्यान रखेंगे। कितना जनसंख्या घनत्व है? 690 है 2001 की जनगणना के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा कि ये जनगणना का जो आंकड़ा है वो गलत है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व की बात आई गई है तो 2001 में 2011 के आंकड़े अपन देख लेते हैं। 2011 के यदि मैं आंकड़े देखूं तो सबसे पहले मैं बात करूं इंडिया की जनसंख्या घनत्व को लेकर के, फिर मैं बात करूं एमपी की जनसंख्या घनत्व को लेकर के। तो भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी है भाई, है ना? तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382, ध्यान रखना कितना है? 382 भारत का जनसंख्या घनत्व है। मध्य प्रदेश का 236 जनसंख्या घनत्व है। यदि मैं सर्वाधिक स्टेट की बात करूं तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का है, ये ध्यान रखना है। यूटी के मैं बात करूं तो यूटी में दिल्ली है, ठीक है, सर्वाधिक है ना, ये मैक्सिमम है, ध्यान रखना है। और यदि मैं मिनिमम की बात करूं तो मिनिमम आपको पता है अरुणाचल प्रदेश जो है उसका सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, और मध्य प्रदेश में डिंडोरी का सबसे कम है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। डिंडोरी का सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, ये अपने को ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। लगभग 98 के आसपास जो है जनसंख्या घनत्व है, ठीक है, डिंडोरी का, है ना। 94, माफी चाहूंगा, ठीक है, कितना है? 94 है ना। तो ये आंकड़े अपने को थोड़े से याद रखने हैं बेटा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मध्य प्रदेश सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो मध्य प्रदेश योजना आयोग का गठन कब किया गया है? तो 24 अक्टूबर 1972। कब किया गया? 24 अक्टूबर 1972 को किया गया, ये अपने को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न कहता है, मध्य प्रदेश के पंचायती राज विधेयक, क्या कह रहा है? मध्य प्रदेश के पंचायती राज विधेयक 1993 में किस विधानसभा में स्थापित किया गया था? तो मध्य प्रदेश का जो पंचायती राज विधेयक है वो 1995 में स्थापित किया गया। उस समय कौन सी विधानसभा का सत्र चल रहा था? तो ध्यान रखना 8वीं विधानसभा थी। कौन सी विधानसभा थी? सॉरी 8वीं नहीं, 10वीं, माफी चाहूंगा, 10वीं विधानसभा में ये सत्र चल रहा था। उस समय ये पंचायती राज का गठन किया गया था, ये अपने को ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। ठीक, आगे बात करें, मध्य प्रदेश सरकार ने किस वर्ष नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग एक पृथक तरीके से बनाया है? तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग अलग तरीके से बनाया है, किस सन में बनाया है? तो अप्रैल 2010 में बना है। कब बना है? अप्रैल 2010 में बना है, ये अपने को ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं था? कौन मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं था? तो लालजी टंडन साहब तो है, कुंवर महमूद अली खान साहब है, कैलाश नाथ काटजू नहीं, कैलाश नाथ काटजू जो है ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, सीएम रहे हैं। कौन रहे? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। और सरला अग्रवाल तो मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल रही है, ये भी अपने को ध्यान रखना है ना, भूलना नहीं है। ठीक, तो कैलाश नाथ काटजू जो है ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं है ना, ठीक है, कैलाश नाथ काटजू साहब। लेकिन यदि मैं बात करूं इनके बारे में तो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के राज्यपाल रहे हैं कौन? कैलाश नाथ काटजू साहब, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के रहे हैं राज्यपाल और सीएम रहे हैं मध्य प्रदेश के। ठीक, तो याद रहेगी बात, भूलेंगे तो नहीं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर। अगला प्रश्न कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो क्या बात है? प्रश्न आ गया डिंडोरी।
94 है यहाँ का जनसंख्या घनत्व, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बात करें, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया सौदा पत्रक मोबाइल ऐप किससे संबंधित है? सौदा पत्रक मोबाइल ऐप के बारे में जानकारी रखूं तो ध्यान रखना ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ये कृषि मंडी को लेकर के बात करता है ना, ध्यान रखेंगे। सौदा पत्रक ऐप जो है एग्रीकल्चर सेक्टर से संबंधित है। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर, ध्यान रखेंगे, वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की बात करी थी, तो वो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने की थी, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। 1938 बेटा। मुस्लिम लीग ने किस कारण से संविधान सभा का बहिष्कार किया था? अगला प्रश्न क्या है, मुस्लिम लीग ने किस कारण से संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहती थी, इसीलिए बहिष्कार किया था? नहीं साहब, मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधि नहीं मिला था, इसलिए बहिष्कार कर रही थी क्या? मुस्लिम लीगों को मुस्लिम के लिए एक अलग संविधान सभा चाहिए थी, ये था मुख्य कारण। क्या था? मुस्लिम लीग, मुस्लिमों को एक अलग संविधान सभा चाहिए थी, इसलिए उन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार किया था कि हम इनके साथ नहीं रहेंगे, हमको हमारी संविधान सभा अलग से चाहिए। ठीक, तो याद रहेगी बात। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति या मसौदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी? प्रारूप समिति कब बनी थी? तो ध्यान रखेंगे 29 अगस्त 1947, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, है ना। प्रारूप समिति का मसौदा किसने तैयार किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। ये अपने को ध्यान रखना, ये अपने को भूलना नहीं है, ठीक। कब? 29 अगस्त 1947 को, है ना, प्रारूप समिति की स्थापना की गई थी। बात करते हैं, अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, क्या नहीं है? भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही बात है। 35 वर्ष से अधिक की आयु पूरी कर चुका हो, सही बात है। उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यता हो, बिल्कुल सही बात है। संसद के किसी सदन का सदस्य हो, नहीं, संसद के किसी सदन का यदि वो सदस्य है तो वह राष्ट्रपति के लिए खड़ा नहीं हो सकता, ये अपने को ध्यान रखना है, ये इनकी योग्यता है। यदि मैं बात करूं भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल इनके योग्यता या सेवा शर्तें संबंधी करता है, तो आर्टिकल 58 अपने को ध्यान रखना है। ऐसे आपको पता होगा आर्टिकल 52 भारत में राष्ट्रपति के पद को लेकर के बात करता है। 52 के बाद यदि आर्टिकल में 53 देखो तो आर्टिकल 53 क्या कहता है आपके पास कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। यदि मैं आर्टिकल 54 के बारे में बात करूं तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, कौन कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगा, तो ये बात आपको आर्टिकल 54 में देखने को मिलती है। तो 52 भारत का राष्ट्रपति होगा, 53 राज्य की कार्यपालिका या संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, और 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कैसा होगा, कौन कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगा। और जो यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण आ गया कि उसकी जो योग्यता को लेकर के बात है वो आर्टिकल 58 में कही गई है, ये भी अपने को ध्यान रखना है, ठीक। आगे बात करें, भारत का संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन की बात करूं तो जस्ट 57 जो आर्टिकल है, आर्टिकल 57 पुनर्निर्वाचन की बात करता है कि राष्ट्रपति फिर से अपने पद पर दोबारा चुना जा सकता है, और कितने भी बार चुना जा सकता है। ध्यान रखेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति जैसे नहीं कि 2 बार से ज्यादा वो नहीं चुना जाएगा, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ, ठीक है ना। राज्यों को प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो ध्यान रखेंगे आर्टिकल 253 इस बात की गवाही देता है कि राज्य यदि चाहे तो संसद उनके लिए कानून बना सकती है, फिर वो चाहे अंतर्राष्ट्रीय संधि को लेकर के, अंतर्राष्ट्रीय मामलों को लेकर के कोई बात क्यों ना हो, ठीक है ना, ये अपने को ध्यान रखना है। आगे बात करें, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 355 के अधीन संघ का क्या दायित्व है? तो 355 के अधीन जो संघ का दायित्व है वो है बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करना। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका क्या है? सही है, बस इसको ध्यान रखेंगे। राज्य संघ कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करे, बिल्कुल नहीं, 355 नहीं कहता। घोषणा करे कि राज्य विधानमंडल के अधिकार संसद द्वारा अथवा संसद के प्राधिकारी के अधीन आएंगे, तो ये भी गलत बात है। अनुसूचित जाति जनजाति की सूची या जाति प्रजाति को सम्मिलित करना अथवा अपवर्जित करने संसद का काम है, नहीं तो ये राष्ट्रपति का काम है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं भारत के विदेशी विनिमय संचय, भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको कौन संरक्षित करता है? तो आरबीआई करता है, ध्यान रखना है, ठीक है ना, भूलना नहीं यहाँ पे। आगे बात करें, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, ठीक है, इंडियन रिकंस्ट्रक्शन या अपन इंडिया बात करें इंडियन इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1985 में की गई थी।
कलकत्ता में ये स्थित है, ये भी अपने को ध्यान रखना है, ठीक है ना। आगे बात करें, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 1935 के प्रावधानों की यदि मैं बात करूं तो ध्यान रखेंगे अखिल भारतीय संघ की स्थापना करना, तो हम बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर है 1, 2 और 3 सही है। अखिल भारतीय संघ की स्थापना करना बिल्कुल सही बात है। एक निर्वाचित विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी सरकार या प्रांतीय स्वायत्ता की बात करना, और केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत भी जो हुई है प्रांतों में, देखो प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत 1919 में हुई, प्रांतों में खत्म हुई 1935 में, और केंद्र में शुरू हो गई द्वैध शासन की शुरुआत, ये भी आप जानते हो। अधिनियम में पहली बार केंद्रीय बजट प्रांतीय बजट से अलग किया गया था, नहीं सर ये नहीं है, है ना, ऑप्शन नंबर 4 नहीं है, तो 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है रविंद्र कुमार सिन्हा साहब को। किसको जाना जाता है? रविंद्र कुमार सिन्हा को। यदि सलीम अली के बारे में बात करूं तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है राजेंद्र कुमार को। जल पुरुष कहा जाता है, आपने देखा होगा सोलर मैन ऑफ इंडिया, सोलर मैन किसे कहा जाता है? तो चेतन सोलंकी का नाम आपको पता होना चाहिए, भूलना नहीं, है ना। चेतन सोलंकी सोलर मैन ऑफ इंडिया, ये कसरावद करके एक तहसील है, कसरावद खरगोन से आते हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना, चूंकि मध्य प्रदेश पीएससी का पेपर है तो ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है ना। तो याद रहेगा कसरत खरगोन से आते हैं चेतन सोलंकी, इनको सोलर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और वाटर मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो राजेंद्र कुमार सिंह को। बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? सलीम अली को। और डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? रविंद्र कुमार सिन्हा को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। आगे बात करें, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा, WHO ने 2 अक्टूबर 2023 को मलेरिया की दूसरी वैक्सीन R21 मैट्रिक्स M को मंजूरी दी है। इसका निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया जाएगा? तो यह बनाएगी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि पुणे में है, वो इसको बनाएगी, ध्यान रखेंगे। लेकिन इस वैक्सीन को बनाया किसने है? वैक्सीन को बनाया है मतलब वैक्सीन को डेवलप किसने किया है? तो यह है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ध्यान रखना है कौन सी यूनिवर्सिटी है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने इसको बनाया है, ये ध्यान रखना है। अब इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सीरम इंस्टीट्यूट पुणे कही जाएगी, ध्यान रखना। अडार पूनावाला, साइरस पूनावाला की कंपनी है। साइरस पूनावाला को वैक्सीन किंग के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक। आगे बात करते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C56 के जरिए 30 जुलाई 2023 को 7 रॉकेट, 7 उपग्रह एक साथ भेजे थे, 7 सैटेलाइट भेजे थे। वो 7 सैटेलाइट में एक तो भारत का था, और किस देश के बाकी सैटेलाइट थे? तो 6 थे, किसके भाई साहब? सिंगापुर के। किसके थे? सिंगापुर के थे, ये अपने को ध्यान रखना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिंगापुर के। कितने सैटेलाइट? 6 सैटेलाइट, एक भारत का। PSLV C56 से भेजा गया था, ठीक। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रोटोकॉल रासायनिक और जैविक हथियारों में प्रतिबंधित से संबंधित है? रासायनिक और जैविक, केमिकल और ये जैविक जो अपने बायो जो हथियार होते हैं, वेपन्स होते हैं, उनको लेकर के प्रोटोकॉल था जेनेवा प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल था? जेनेवा प्रोटोकॉल 1925 का था, ये ध्यान रखना है। और ये संधि जो लागू हुई है वो 1928 से लागू हुई है, ये भी अपने को ध्यान रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। जेनेवा प्रोटोकॉल, है ना, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 66 या 67 में चलते हैं। मियादी जर या टाइफाइड जो होता है वो किस कारण से होता है? तो टाइफाइड बैक्टीरिया के वजह से होता है, ये अपने को ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर बैठेगा। किसी पारितंत्र को में उत्पादकों का कार्य क्या होता है? किसी पारितंत्र में उत्पादकों का कार्य, प्रोड्यूसर क्या करता है? तो प्रोड्यूसर क्या करता है? सोलर एनर्जी को ग्रहण करता है और उसे फिर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम यदि है तो वो किसका है? पारितंत्र में उत्पादकों का है, ठीक है ना, प्रोड्यूसर का है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, मरुद्भिदों में लंबा मूल तंत्र होता है। मरुद्भिदों में जो मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं उसमें लंबा मूल तंत्र होता है, क्यों? ये होता है गहरे जल स्तरों में जल अवशोषित करने से जड़ें जो है गहराई में चली जाती है, इसलिए इनकी रूट जो है बहुत लंबी होती है। और आपको पता है मैंग्रोव वन मतलब जो सुंदरवन के डेल्टा के आसपास जो डेल्टाई क्षेत्र है, जो दलदली क्षेत्र है, वहां पर पाई जाने वाली वनस्पति को मैंग्रोव कहा जाता है, ये भी आपको पता होगा। तो उसी आधार पर ध्यान रखना है, इसलिए उनका लंबा मूल तंत्र होता है, क्योंकि उनमें जल अवशोषित करने की क्षमता ज्यादा होती है, जिससे उनकी जड़ें बहुत गहराई तक चली जाती हैं, ठीक। अगले प्रश्न पे बात करें तो पेप्सिन बदल देता है। पेप्सिन क्या करता है भाई? तो पेप्सिन करता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। किसको? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में कौन कन्वर्ट करता है? तो ध्यान रखना है, पेप्सिन जो हार्मोन्स है ये सब आपको पता है, ये आपके डाइजेस्टिव हार्मोन्स है ना, ठीक है, भूलना नहीं इसको।
आगे बात करें लाल रक्त कणिका आरबीसी किस नाम से जानी जाती है? तो आरबीसी जानी जाती है एरिथ्रोसाइट्स के नाम से। आरबीसी एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, भूलना नहीं। आरबीसी एरिथ्रोसाइट्स और ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी और थ्रोम्बोसाइट इसको बोलते हैं प्लेटलेट को। प्लेटलेट्स को क्या बोला जाता है? थ्रोम्बोसाइट्स बोला जाता है। ल्यूकोसाइट्स बोला जाता है डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड कॉर्पल्सेस जिसे हम कहते हैं, और आरबीसी या जिसको हम रेड ब्लड कॉर्पस उसको इरिथ्रोसाइट कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर उत्तर सी आपका, ए आपका सही है ना। और इंसियोनोफिल्स जो है ये डब्ल्यूबीसी का ही एक पार्ट होता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है ना। आगे बात करते हैं केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, खाद्य फर्टिलाइजर जो है, फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट यदि हम बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे वो मैसूर, मैसूर कहाँ है? कर्नाटक का है, ठीक है। कर्नाटक का शहर है मैसूर, जहाँ वोडियार वंश का शासक हुआ करता था। मैसूर पैलेस बड़ा फेमस है, आपने देखा होगा ना। टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम मैसूर के आसपास में ही है, इनकी भी ये कर्मस्थली रही है, ठीक। आगे बात करें अगले प्रश्न को लेकर के, तो अगला प्रश्न आपके पास क्या है? आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? तो दूरदृष्टि किसकी वजह से हो जाती है भाई? जिसमें पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, दूरदृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है। ये ऐसा इसलिए होता है कि नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। क्या हो जाता है? जो आईबॉल्स होती है वो छोटी हो जाती है, इसीलिए हमको पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, इसलिए इसे दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? दूरदृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। ये अपने को ध्यान रखना है। क्लियर हो गई बात? आगे चर्चा करते हैं। तो हाल ही में प्रोजेक्ट 17 ने स्टील गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट की एक श्रृंखला का 7वां युद्धपोत 1 सितंबर 2023 को मुंबई में लॉन्च किया गया। उसका नाम क्या है? तो ध्यान रखेंगे 7वें युद्धपोत के बारे में बात कर रहा है, तो 7वां युद्धपोत है आईएनएस महेंद्रगिरी। कौन सा है? आईएनएस महेंद्रगिरी। ये क्या है? ये युद्धपोत जो होते हैं ना अपने वॉरशिप को लेकर के प्रोजेक्ट 17A आया था। प्रोजेक्ट 17A मतलब अल्फा, प्रोजेक्ट 17 अल्फा के नाम से इसको जानते हैं। 2019 में यह प्रोजेक्ट आया था, जिसके तहत 7 जो है वॉरशिप बनाने की बात की गई थी। 7 वॉरशिप में सबसे पहले जो वॉरशिप है वो नीलगिरी फर्स्ट नंबर पे थी। ध्यान रखना है, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। इसका 7वां युद्धपोत था जो वो आईएनएस महेंद्रगिरी है। अच्छा, एक और बात इसके बारे में जाननी है कि इसमें से जो 6 है, दूनागिरी, नीलगिरी और भी जितनी गिरी वाली है ऐसी, ये सातों की सातों में से 6 जो है हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं की चोटियों के नाम पर है, और एक 7वां जो युद्धपोत बना है वो महेंद्रगिरी कर्नाटक की पहाड़ियों के नाम पर है। ये भी ध्यान रखना है। ये जो 6 आपके पास जो ऑलरेडी युद्धपोत नाम को लेकर के हैं, इन नाम से पहले भी युद्धपोत भारत में रहे हैं, लेकिन वो रिटायर हो चुके हैं, उनको फिर से पुनर्जीवित किया गया है नामों के माध्यम से। ये अपने को ध्यान रखना है। तो लेटेस्ट जो 7वां है, उस समय पहले 6 बनाए गए थे, अब 7वां है, तो 7वां महेंद्रगिरी कर्नाटक की पहाड़ी के नाम पर है। 2019 से प्रोजेक्ट 17A आया है। 7 युद्धपोत बनाने थे, ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। हाल ही में 2 अक्टूबर 2023 गांधी जयंती के दिन भारत के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया है। कहां पर? तो ये किया गया है ग्वालियर में किया गया है। ये भी आपको बता ही दिया। इसको किस नाम से जाना जाएगा? हमने लास्ट टेस्ट सीरीज में भी इसको डिस्कशन किया था कि इसका नाम होगा अटल बिहारी वाजपेयी खेल प्रशिक्षण केंद्र। क्या होगा? अटल बिहारी वाजपेयी खेल प्रशिक्षण केंद्र के नाम से जाना जाएगा। इसको दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केंद्र भी कहा जाता है। ये भी अपने को ध्यान रखना है, दोनों ही ग्वालियर में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 के ओलंपिक खेलों में नए खेलों को शामिल करने की घोषणा की है। इसमें कौन सा खेल शामिल नहीं है ये पूछा जाएगा। तो आपको पता है, बात है अभी 2028 में लॉस एंजल्स, कहां पर? लॉस एंजल्स में होने हैं अपने क्या? ओलंपिक, ठीक है, ये आपको पता होगा। 28 में, अच्छा 24 में कहाँ होने वाले हैं? अभी 2024 में होने वाले पेरिस में, ये भी आपको पता होगा है ना। पेरिस फ्रांस में जो है 24 के होंगे, तो इसमें नहीं, लेकिन 28 में जो लॉस एंजल्स में होंगे, इसमें बेसबॉल है, बिल्कुल सही बात है। स्नूकर नहीं सर, स्नूकर शामिल नहीं किया गया है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो स्नूकर यहां पर शामिल नहीं किया गया है। बाकी बेसबॉल 1 हो गया, क्रिकेट 2 हो गया, स्क्वैश हो गया। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो एक अपने को लैक्रोस याद रखना है, ये भूलना नहीं है, और एक अपने को याद रखना है फ्लैग फुटबॉल, ठीक है। तो फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस, स्क्वैश, क्रिकेट और बेसबॉल,
ये 5 खेल शामिल किए गए हैं, ये ध्यान रखना है। इसमें स्नूकर नहीं है, स्नूकर ओलंपिक में है ही नहीं है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो याद रहेगी बात। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश का कौन सा जिला लाभान्वित नहीं होगा? तो हमने कल ही इस पे डिटेल चर्चा की है, या कल कह रहा हूं मतलब पिछले जो भी हमारा टेस्ट सीरीज का लेक्चर था उस पर डिटेल चर्चा की है। तो ध्यान रखेंगे केन बेतवा लिंक परियोजना के अंदर मध्य प्रदेश का जो है सतना जिला लाभान्वित नहीं होगा। अदरवाइज मध्य प्रदेश के छतरपुर, पन्ना और टीकमगढ़ तीनों लाभान्वित जिले हैं। ध्यान रखना है। आपको ये भी पता है केन बेतवा लिंक परियोजना भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है, ये भी अपने को ध्यान रखना है, जिसमें केन नदी पर कौन सा बांध बनाया जा रहा है? तो दौधन बांध बनाया जा रहा है केन नदी पर, यह भी अपने को ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है ना। और इसके अलावा यदि मैं यूपी के जिलों की बात करूं जहां से गुजरेगी, तो वो है महोबा, ललितपुर, झांसी। ठीक है ना, ये भी अपने को ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। ठीक। अगला प्रश्न कहता है हाल ही में सितंबर 2023 में किस देश में कियालुआ या किलाउ या कियालुआ ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है? तो ध्यान रखेंगे ये अमेरिका में है। अमेरिका में भी जो हवाई द्वीप है, हवाई द्वीप है, यहां पर है। ध्यान रखेंगे ये सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, ये ध्यान रखना है। अमेरिका के हवाई द्वीप में अभी ये सक्रिय हुआ था। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका सही बैठेगा। अगले प्रश्न को देखो तो हाल ही में भारत कि किस राज्य में पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल खोले जाने की घोषणा की है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल है केरल के तिरुवनंतपुरम में। ठीक है ना, तिरुवनंत या वनंतपुरम इसे कहा जाता है, वहां पर खोला जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड स्कूल भारत का पहला, कहां पर? तो ध्यान रखेंगे केरल में। अगला प्रश्न है किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को मोटे अनाज के अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में, या यूनाइटेड नेशंस ने अनाउंस किया था कि 2023 सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। तो इसकी घोषणा की थी 2021 में। कब की थी? 2021 का जो संयुक्त राष्ट्र संघ का अधिवेशन था उसमें इसकी घोषणा की गई थी कि संयुक्त राष्ट्र ने बोला कि 2023 को हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में मनाएंगे। ध्यान रखना है इसी मोटे अनाज को क्या बोला जाता है? तो श्री अन्न बोला जाता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। कोदो, कुटकी, बाजरा, ये भी आपको पता होगा। श्री अन्न बीज के संरक्षण के चलते मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले की आने वाली लहरी बाई ये श्री अन्न बीज की ब्रांड एम्बेसडर भी है, ये भी ध्यान रखना है। पादप जीनोम अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है किसकी? लहरी बाई जो डिंडोरी से आती है, ये भी अपने को ध्यान रखना, भूलना नहीं है बेटा। अगले प्रश्न की ओर जंप करते हैं। 1 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किस शहर से किया? तो मध्य प्रदेश के मंडला से किया है, ये अपने को ध्यान रखना है। सिकल सेल एनीमिया के बारे में आप सब जानते हैं, बताइए। तो सिकल सेल एनीमिया के बारे में आप सब जानते हैं। सिकल सेल एनीमिया के बारे में, ये मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आदिवासी महिलाओं में ये एक जेनेटिकल रोग होता है ना, इसको लेकर के उन्मूलन की बात करी है, ये ध्यान रखना। मध्य प्रदेश के मंडला नहीं, सॉरी शहडोल, माफी चाहूंगा, मध्य प्रदेश के शहडोल से की है, ध्यान रखना है। और यहां शुरू किया है मिशन 2047, ये भी आपको पता होना चाहिए। मिशन 2047 मतलब सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारी को 2047 तक खत्म कर दिया जाएगा पूर्ण रूप से, ये अपने को ध्यान रखना है, ये अपने को भूलना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं हाल ही में मोहम्मद मुइज्जू किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो ध्यान रखना है मालदीव के हैं मोहम्मद मुइज्जू जो राष्ट्रपति हैं। ठीक, सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये है। आगे बात करें भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र कहां पर खोला जा रहा है? तो भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र खोला जा रहा है, तो ये है तमिलनाडु में। कहां पर खोला जाएगा? तमिलनाडु में खोला जाएगा, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। आगे बात करें अगले प्रश्न को लेकर के, तो मध्य प्रदेश में कौन सी ई कॉमर्स गतिविधि नहीं है? ई कॉमर्स गतिविधि नहीं है तो ध्यान रखना है B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस तो है, C2B कंज्यूमर टू बिजनेस भी है, और B2A बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेटर भी है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा कि सारी गतिविधियां हैं। ऑप्शन नंबर डी गलत है। ठीक, आगे बात करते हैं FOPL में निम्नलिखित में से कौन से प्रतीकों और नियमों का उपयोग किया जाता है? तो ध्यान रखना है ये प्रेडिकेट और लॉजिक क्वांटिफायर्स इन दोनों का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर बैठेगा, ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा फास्ट निपटाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थिर एल्गोरिदम है? कौन सा एक स्थिर एल्गोरिदम है? तो ध्यान रखेंगे काउंटिंग शॉर्ट जो है वो एक स्टेबल एल्गोरिदम के रूप में जाना जाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक, आगे बात करें अगला प्रश्न क्या है? उपभोक्ताओं मतलब कंज्यूमर्स के बीच सूचना या फिर कोई फाइनेंशियल लेन देन है उसको आमतौर पर किसी व्यवसाय के माध्यम से
किया जाए। यदि व्यवसाय वहां पर मध्यस्थता करे किसी कंज्यूमर के बीच पैसे और या उत्पादों को लेन देन को लेकर के, तो ऐसा जो आपका ई कॉमर्स कहलाएगा वो होगा B2C। क्या होगा? B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर मध्यस्थता किसने कर ली है? व्यापारी ने कर ली है। ये अपने को ध्यान रखना है, व्यवसाय के माध्यम से किया गया, इसलिए बिजनेस टू कंज्यूमर हो जाएगा। ठीक, आगे बात करेंगे ई प्रोक्यूरमेंट के उदाहरण है। ई प्रोक्यूरमेंट के उदाहरण है। ई प्रोक्यूरमेंट मतलब ई गवर्नेंस का एक टाइप है, और ई गवर्नेंस का टाइप है तो सरकार के साथ टाइप होगा, तो ये हम बात करते हैं। सरकार से सरकार, ये भी सही है। सरकार से नागरिक या अपन सिटीजन की बात करें, और सरकार के व्यवसाय या बिजनेस की बात करें, तो तीनों ही ई प्रोक्यूरमेंट के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर बैठेगा। आगे बात करें अगले प्रश्न को लेकर के, तो सुरक्षा के लिए प्रयुक्त हनीपॉट्स या हनीपॉट शब्द से आप क्या समझते हो? अभी सिक्योरिटी के लिए हनीपॉट शब्द यूज किया गया था, इसका मतलब क्या है? तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। इसका उपयोग घुसपैठियों को पकड़ने के इरादे से घुसपैठियों को आकर्षित करने के लिए किया जाता है, कि जो भी आपकी वेबसाइट में या आपके सिस्टम में सेंड करना चाहता है, आप उसको आकर्षित करो और उसको पकड़ लिया जाए। इसी को कहा जाता है हनीपॉट शब्द। ये आपको पता भी है, ये बहुत सारी चीजों को, नेताओं को लेकर के बीच में चर्चा में रहा था ना। आगे बात करते हैं, कौन सा शब्द जो है रोबोट से संबंधित है, जो रोबोट पे जितनी भी उसकी संचित ऊर्जा होती है, कौन सी ऊर्जा? संचित ऊर्जा, है ना। संचित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम रोबोटिक का कौन सा पार्ट करता है? तो रोबोटिक में यह पार्ट करता है एक्चुएटर्स। कौन सा करता है? एक्चुएटर्स। आप ऐसे याद रख लो कि गाड़ी को एक्सेलरेट दोगे तो गाड़ी आगे बढ़ेगी, तो गाड़ी की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ये आप जानते हो। तो सेम टू सेम एक्चुएटर का भी काम होता है रोबोट को मूव कराने के लिए, तो वहां से उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो स्टोर्ड एनर्जी है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही बैठेगा। बात करें स्कारा का फुल फॉर्म क्या है, तो स्कारा का फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर बी, भूलना नहीं है, सेलेक्टिव कंप्लायंस असेंबली रोबोट आर्म। सेलेक्टिव कंप्लायंस असेंबली रोबोट आर्म, यहां पर सही उत्तर बैठेगा। अगले प्रश्न की ओर चले, तो खालिस्तान की आवश्यकता होती है सुपरवाइज लर्निंग में। व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द सुपरवाइज लर्निंग? तो सुपरवाइज लर्निंग में क्या होती है? आपको इनिशियल ट्रेनिंग और टेस्टिंग दोनों की जरूरत होती है। देखो, अकेले इनिशियल ट्रेनिंग से काम नहीं हो सकता, अकेले आपको इनिशियल टेस्टिंग से काम नहीं हो सकता, टेस्टिंग और ट्रेनिंग दोनों चाहिए होती है। तो ध्यान रखेंगे सुपरवाइज लर्निंग तभी हो पाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही बैठेगा। अगला प्रश्न कहता है कंप्यूटर नेटवर्क में आरपीसी क्या है? आरपीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो आरपीसी है रिमोट प्रोसीजरल कॉल। क्या है? रिमोट प्रोसीजरल कॉल के नाम से इसको जाना जाता है। यह सही उत्तर बैठेगा। अगला प्रश्न कहता है शिक्षा नीति के 3 सिद्धांत पहुंच, समानता और गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? फिर से बोल रहा हूं, जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है ना, शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति है, एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2020 में आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आप जानते हो ना, उसमें बोला है कि पहुंच, समानता और गुणवत्ता प्राप्त करना है। तो एक कार्यक्रम चलाया गया, उसका नाम है स्वयं। कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? स्वयं चलाया गया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 में आई। यदि मैं एजुकेशन पॉलिसी के इतिहास को लेकर के बात करूं, तो पहली जो शिक्षा नीति है भारत में जो पहली शिक्षा नीति है वो 1968 में आई थी, आप जानते हो। दूसरी शिक्षा नीति को लेकर के मैं बात करूं तो 1986 में दूसरी शिक्षा नीति आई थी, जिसमें 1992 में कुछ संशोधन भी किया गया था, ये भी अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद 34 साल बाद 21वीं सदी, यदि हम बात करें तो कौन सी सदी? 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है 2020 में जो आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये अपने को ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। तो उसने शिक्षा की पहुंच, समानता और गुणवत्ता को का प्राप्त करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया, उसके अंतर्गत स्वयं। आगे बात करें, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किसकी अनुमति से किसी न्यायालय के समक्ष लंबित मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कार्रवाई में हस्तक्षेप कर सकता है? तो कौन हस्तक्षेप करेगा? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। किसकी परमिशन लगेगी कि न्यायालय के समक्ष यदि कोई मानवाधिकार का मामला लंबित है तो वहां पर हस्तक्षेप करेगा? तो ये उसको सुप्रीम कोर्ट देता है, सुप्रीम कोर्ट परमिशन देगा, तो बिल्कुल मानवाधिकार आयोग उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही होगा।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? राष्ट्रीय महिला आयोग में कुल 7 सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष भी होता है। अभी राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के बारे में बात करूं तो रेखा शर्मा जो है ये अभी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का कार्य है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्य, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। तो पहला काम क्या है? जनजाति अधिकार और विकास के बारे में राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट देगा, बिल्कुल सही बात है। जनजातियों के हितों का यदि उल्लंघन होता है तो ऐसे किसी भी मामले की जांच करने के लिए तो बनाया गया है अनुसूचित जनजाति आयोग, तो ये भी सही है। अनुसूचित जनजाति के लोगों में अधिकारों से संबंधित विशिष्ट शिकायतों की जांच करना है कि उनके लोगों में उनके अधिकारों से कोई गलत तो नहीं कर रहा है, उनकी जांच करना है। तो बिल्कुल तीनों के तीनों ही कथन जो है वो अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्यों को लेकर के सही है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में बात करें तो कौन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एससी की बात कर रहे हैं कि संरचना में शामिल है? अनुसूचित जाति आयोग की संरचना जो है उसमें कौन कौन शामिल होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, इसमें एक तो अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 जो है अन्य सदस्य होते हैं। तो इसकी जो संरचना है, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 सदस्य, टोटल 5 लोगों का ग्रुप होता है। महिला आयोग 7 लोगों का होता है, अध्यक्ष सहित, ध्यान रखना है, भूलना नहीं है ना। चलिए आगे बात करते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के मुख्य और अन्य सतर्कता आयोगों का कार्यकाल कितना होता है? मुख्य का भी और अन्य का, दोनों का सेम होता है। ये 4 साल और 65 वर्ष होता है, थोड़ा यूनिक है इसलिए याद रखेंगे, 4 वर्ष 65 साल। ठीक है, ये सतर्कता विजिलेंस कमीशन के जो चीफ हैं और उनके जो मेंबर्स हैं उनका होता है। आगे बात करते हैं। अगला 100वां अंतिम प्रश्न जो है, किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी? तो लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। आपको पता होगा 1923 में ली कमीशन आया था। 1923 में ली कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ही फिर 1926 में पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, 1926 में गठन हुआ था, ये अपने को ध्यान रखना है। ये 1919 के एक्ट में इसकी स्थापना की बात की गई थी और 1923 में फिर ली कमीशन बैठा था, उसकी रिपोर्ट के आधार पर 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। यहाँ पर आपका समाप्त होता है ये एफएलटी। उम्मीद करता हूँ आपको इस एफएलटी से जुड़े क्वेश्चन और क्वेश्चन से जुड़ी सारी बातें अच्छी लगी होंगी। ठीक है, इन सारे के सारे फैक्ट वो मैंने रखे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतने समय तक सुनने के लिए, और आप सभी को एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक। पूरी ईमानदारी से जाइए, पूरा आराम करके जाइए, और वो 2 घंटे जो आपके जीएस के पेपर के, सीसेट के पेपर में अपना बेस्ट देख करके आइए। वीएस एजुकेशन और आरंभ सिविल सर्विसेज एकेडमी की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले पेपर में। धन्यवाद।